गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्या मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके ओके ओके। गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक है फाइनल अकाउंट्स, जिसमें दो यूनिट है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहले मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लूंगा, उसके बाद में फिर हम फाइनल अकाउंट्स पे जाएंगे। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसा चैप्टर है जो इंस्टीट्यूट 4 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन से लेके 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकती है। ठीक है, मतलब इसका रेंज कुछ भी हो सकता है। तो इसके बेसिक्स जो है, जैसे 4 मार्क्स के लिए हमको कभी कभी एग्जाम में बोल देता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए, या किसी एक्सपेंसेस से रिलेटेड बहुत सारे एडजस्टमेंट दे देता है और बोलता है सैलरी अकाउंट बनाइए या कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट। तो 4 to 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पॉसिबल है। और एक बड़ा क्वेश्चन जो फुल फ्लेज हमको नॉन ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट्स बनाना है, वैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ सकता है। ठीक है, बट अभी तक के जो एग्जाम के जो क्वेश्चंस है, अगर वो ट्रेंड देखते हैं तो ज्यादातर एग्जाम में इंस्टीट्यूट छोटे क्वेश्चंस पूछ रही है। मतलब 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स और 8 to 10 मार्क्स। मतलब 20 मार्क्स की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तक तो कोई इंस्टीट्यूट ने 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा नहीं है। और 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ रही है, या तो फिर स्मॉल क्वेश्चन 4, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकती है एग्जाम में। ठीक है, और इसमें जितने भी इलस्ट्रेशंस है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो पूरे इलस्ट्रेशन आपको एकदम अच्छे से करने हैं, बिकॉज इंस्टीट्यूट जो है उसी क्वेश्चंस को एग्जाम में फिर सिर्फ नाम चेंज कर देगी और अमाउंट्स चेंज करके हमको पूछ सकती है। सभी के सभी इलस्ट्रेशन अच्छे भी है, कुछ एग्जांपल्स, कुछ इलस्ट्रेशंस इजी है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम इलस्ट्रेशंस जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। और मतलब आपको, अगर सॉल्व नहीं किए होंगे तो आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे कि आंसर देख के भी हमको सोचना पड़ रहा है कि ये आंसर कैसे आया है। मतलब अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो not for profit organization is very similar to final accounts only. Adjustments are also similar, but certain items are different. कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है डोनेशन या फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स, मतलब ये जो है स्पेशल टर्म्स है जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में यूज होते हैं, जो कि हमको नॉर्मल जो हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, एंडोमेंट फंड या कुछ अलग अलग तरह से फंड जमा करते हैं। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन
तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका इंटेंशन उनके मेंबर्स को हेल्प करना होता है, ना कि प्रॉफिट इंटेंशन होता है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जनरली हमको एग्जाम में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे देता है और एडजस्टमेंट्स दे देता है, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे देता है और एडजस्टमेंट दे देता है, हमको रिसीट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता है। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है। कभी कभी रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एडजस्टमेंट्स दे देता है, हमको सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता है। तो वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, क्वेश्चन बनाने के लिए कैसे भी बना सकते हैं। तो कभी कभी हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट दे देता है और बोलता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सीधा सीधा रिसीट एंड पेमेंट बनाने के लिए बोलता है। मतलब क्वेश्चन में हमको क्या करेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे देगा और बैलेंस शीट दे देगा या इन्फॉर्मेशन दे देगा, उसके बेसिस पे हमको क्या बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप किसी भी फॉर्म का क्वेश्चन पूछने दो, आप उसको सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, आपको रिसीट एंड पेमेंट बनाने के लिए बोलने दो, या आपको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने को बोल दो, या बैलेंस शीट बोलने दो, तो आप किसी भी फॉर्मेट के आंसर को, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन देने दो, उसके बेसिस पे हम जो बोलेंगे क्वेश्चन में वो प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे donation, entrance and admission fees, subscription, life membership fees are some of the sources of income for not-for-profit organization which have different treatment based on the nature of the receipt. तो नेचर ऑफ रिसिट क्या है, उसके बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट रहेगा। तो ये कुछ टर्म्स है जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए क्या हो गए, इनकम हो गई। ठीक है, उसके बाद में नीचे क्या दिया हुआ यहाँ पे देखो, नेचर ऑफ रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब कुछ रिसिट एंड पेमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, हमने ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए लेकिन हमको पता नहीं होते। जैसे रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, बिकॉज रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। तो आप जो कैश एंड बैंक अकाउंट होता है आपके बिजनेस में बुक्स के अंदर, उसकी समरी है वो। जैसे कैश एंड बैंक में आप सैलरी पे करते हो, तो आप साल भर में 12 बार सैलरी पे करते हो, तो 12 टाइम्स जो है सैलरी पे की एंट्री करते हैं हम कैश एंड बैंक अकाउंट में एवरी मंथ। बट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको 12 टाइम्स सैलरी नहीं मिलेगी, सिर्फ एक ही बार मिलेगी। 12 टाइम्स मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय सैलरी, जो भी अमाउंट होगा डायरेक्टली रिसीट एंड पेमेंट में एक अमाउंट दिया हुआ रहेगा। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक, बट इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। कैश बुक की समरी जो है उसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कैपिटल रिसीट्स भी होते हैं और रेवेन्यू रिसीट्स भी होते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट records capital receipt as well as revenue receipts. It starts with the opening cash and bank balance and also ends with the closing balance. So receipt and payment account start with the opening cash and bank balance and close with the closing cash and bank balance. Surplus or deficit from the accounting period cannot be ascertained. Receipt and payment surplus या deficit show नहीं करता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सरप्लस या डेफिसिट शो नहीं करता है। रिसीट एंड पेमेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस हमको शो करेगा। ठीक है, तो कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, तो एग्जाम में हो सकता है 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ ले कि राइट अ शॉर्ट नोट या राइट अ फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, नोट ऑन फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसीट एंड पेमेंट के ऊपर फीचर्स पूछ लिया, तो हमको ये कुछ पॉइंट्स लिखने आने चाहिए कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस, स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस एंड एंड विद क्लोजिंग बैलेंस, and it is a summary of cash and bank transactions. It is a summary of cash and bank transaction. It records capital and revenue receipts. Surplus or deficit is not cannot be ascertained from these account. ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद में नीचे इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो बच्चों आपके पास जो मॉड्यूल्स है इंस्टीट्यूट के, उसमें क्या करो आप, ये जो 2 चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, जो दोनों चैप्टर मैं आज लेने वाला हूं, आप हर इलस्ट्रेशन के सामने क्या करना है, उस इलस्ट्रेशन में क्या पूछा हुआ है, मतलब वो इलस्ट्रेशन में हमको किस टाइप का क्वेश्चन है, वो पूरा फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है या फिर सिर्फ बेसिक्स रिलेटेड टू नॉन ट्रेडिंग कंसर्न उसका क्वेश्चन है, या फिर सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना, तो आपको वो ऐसे समरी में लिख लेना है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 1 जो है सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, हमको यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं और इसके बेसिस पे हमको क्या करना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। कुछ एडजस्टमेंट भी दिए नीचे, तो इसके बेसिस पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो आपको ये पैराग्राफ रीड करना है, नीचे के कुछ एडजस्टमेंट पढ़ने हैं, और रिसीट पे आएगा या पेमेंट पे आएगा वो लिखना है, और फिर इसको टैली करना है। ठीक है,
फिर यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, लिमिटेशन पैराग्राफ फॉर्म में है, लेकिन जो भी की वर्ड्स है उसको तुम हाईलाइट कर लो और वो खाली तुमको रिमेम्बर रखना है, ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। कुछ एक दो यहाँ पे लिमिटेशन उन्होंने करे हुए हैं, जैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो पर्टिकुलर ईयर का नहीं होता है, इट विल रिकॉर्ड ऑल द ईयर्स ट्रांजैक्शन वेदर इट इज ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो ऐसे कुछ डिसएडवांटेज है जो यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इक्विवेलेंट to profit and loss account of the profit making business or enterprise. It is an account which is widely adopted by most of the not profit making concern and is prepared by following accrual principle. Only items of revenue nature pertaining to the current period of accounts are included. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं, रेवेन्यू नेचर के आइटम्स, ठीक है, कैपिटल नेचर के आइटम्स रिकॉर्ड नहीं होते हैं। Only difference is in terms used to represent the profit or loss. Profit is termed as surplus, excess of income or expenditure, and loss is termed as deficit, excess of expenditure over income. तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर कंपेयर करेंगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या यूज करते हैं, प्रॉफिट या लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में क्या होगा, सरप्लस या डेफिसिट वर्ड यूज होगा। सरप्लस को एक नाम और है एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। एंड डेफिसिट का नाम क्या है, डेफिसिट का एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। और बच्चों यहाँ पे एक बॉक्स बना के उन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है कि नॉट profit organization registered under section 8 of Companies Act 2013 are required to prepare their income and expenditure and balance sheet as per the schedule 3 to the Companies Act। ठीक है, लेकिन नीचे एक नोट और दिया उन्होंने बाद में, अभी आएंगे जब मैं बताऊंगा, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये मॉड्यूल के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी हमने क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं, वो ऐसा वो कंपनीज एक्ट में वो जो पर्टिकुलर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ये हमने माइंड में रखते हुए क्वेश्चंस दिए हुए, मतलब कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हुए ऐसा हमने सोच के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व किए वाले। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन्होंने नॉर्मल हम जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाते हैं उस तरह से, अगर वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर उनको शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जो स्पेसिफिकली बैलेंस शीट कंपनी का दिया हुआ है, वर्टिकल बैलेंस शीट, वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन हमको यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में एवरी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज अ नॉट अ कॉर्पोरेट एंटिटी, मतलब कंपनी एक्ट में वो रजिस्टर्ड नहीं है ऐसा हमने अज्यूम करना है। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। इट इज अ रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू फाइंड द सरप्लस और डेफिसिट। रेवेन्यू अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड द surplus or deficit. It is prepared by matching expenses against revenue of that period concerned. Both cash and non-cash transactions are recorded, such as depreciation, which is not recorded in receipt and payment account. Receipt and payment account records only cash transactions. Non-cash transactions are not recorded. All capital expenditure are and incomes are excluded. All capital expenditure and incomes are excluded. तो किसी भी टाइप का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या किसी भी टाइप का कैपिटल इनकम हो, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर पार्ट नहीं होगा। ठीक है, ओनली करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड, ओनली करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंस आर कंसिडर्ड। This surplus or deficit is taken to the balance sheet and is added or deducted separately with the capital fund. तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी ईयर का होने दो, अगर पैसे आए हैं तो रिसीट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, पैसे गए हैं तो रिसीट पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होगा। वो कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में नीचे हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का है, लेकिन दो ही लाइन का क्वेश्चन है देखो, और नीचे दिया रिक्वायर्ड कैलकुलेट द अमाउंट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, और वो भी एग्जैक्टली मॉड्यूल में जिस तरह से क्वेश्चंस दिए हुए उसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर मॉड्यूल के पूरे इलस्ट्रेशन अच्छे से आते हैं तो ही फिर आप एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो कि सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है, और नीचे बोला है सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो देखो उन्होंने आंसर यहाँ पे बना के दिया हुआ है, बट उसके पहले मैं आपको यहाँ पे
एक बेसिक्स जो है, जैसा सब्सक्रिप्शन का ही बात कर लो या किसी भी इनकम की बात कर लो, सब्सक्रिप्शन या किसी भी इनकम की बात कर लो, तो अगर मान लो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है और उसमें जैसे ही मतलब इसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट क्या क्या आ सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में रिसीट एंड पेमेंट में, सब्सक्रिप्शन अकाउंट किधर होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, सब्सक्रिप्शन अकाउंट किधर होता है, रिसीट साइड पे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, बाय कैश ऑब्लिक बैंक, बाय कैश ऑब्लिक बैंक, यहाँ पे तुम्हारा सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला, अब वो किसी भी ईयर का रहने दो। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, पूरा जितना भी सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिला वो पूरा यहाँ ले लो। ठीक है, अब उसके बाद में जो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करते हैं, वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इनकम साइड पे। तो टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शन एक्रूअल बेसिस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन के ऊपर 4 एडजस्टमेंट पॉसिबल है। एक तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर अगर आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री क्या होंगी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। ठीक है, देखो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है ना वो ऐड करना है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करना है, और जो लास्ट ईयर का होता है वो क्या करना है, लेस। ठीक है, तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंट्री होंगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का डेबिट साइड पे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एडवांस सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर एडवांस फॉर करंट ईयर, तो लास्ट ईयर में एडवांस मिला था लेकिन है करंट ईयर का, तो वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे, बाय एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये कौन सा है लास्ट ईयर का, लेकिन है करंट ईयर के लिए मिला था लास्ट ईयर में, तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, उससे इनकम बढ़नी चाहिए तो इसको ऐड करेंगे। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएगा टू एडवांस सब्सक्रिप्शन विच इज रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो दिए मैक्सिमम एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर या किसी भी इनकम अकाउंट के अंदर। ठीक है, आपको ये जो 6 आइटम है इसमें कोई ना कोई एक बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा, या तो हो सकता है कैश एंड बैंक बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़े, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़े, या किसी और आइटम को स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन में पूछा है तो उसको बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़े। ठीक है, तो ये 6 आइटम्स आपको परफेक्टली समझने हैं कि यहाँ पे कौन से साइड पे क्या लिखा हुआ है। देखो इनकम है तो इनकम मिलता है अपने को, तो इनकम अकाउंट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक। और इनकम कहाँ जाना चाहिए, इनकम साइड पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे, सब्सक्रिप्शन डेबिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, अब बचे हुए 4 एडजस्टमेंट कौन से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर, एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर। तो इस टाइप के 4 एडजस्टमेंट हमको पूछ सकते हैं। तो 4 एडजस्टमेंट में मैंने बता दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, मतलब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, बट कौन से ईयर के लिए, वो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग बट वो नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है, मतलब है करंट ईयर का लेकिन नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, तो उसकी एंट्री क्या बनती है मालूम क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग देखो असेट है ये, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, तो अगर 12th का आपको याद होगा, सब्सक्रिप्शन में हम ऐड करते हैं, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, तो मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ऐड करना मतलब इनकम को बढ़ाना है, इनकम बढ़ाना है तो क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा, तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो आपको लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है जो इस साल मिलने वाला है, ठीक है, तो वो इस साल के इसमें मिला भी होगा कैश एंड बैंक के अंदर, तो हमको लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इस साल इनकम ट्रीट नहीं करना है तो लेस करना चाहिए, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड पे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है लेकिन वो करंट ईयर में मिला, तो हमको कहाँ लिखना है, डेबिट साइड पे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, उसी तरह से एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, तो लास्ट ईयर में जो एडवांस मिला वो करंट ईयर की इनकम होती है, तो इसके लिए एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर जो भी होगा वो इनकम है हमारे लिए, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। देखो ये मिलना चाहिए करंट ईयर में लेकिन ऑलरेडी लास्ट ईयर ही मिल चुका था, तो लास्ट ईयर मिल चुका था तो इस साल के इनकम में तो आया नहीं होगा अभी तक कैश पब्लिक बैंक में, क्योंकि लास्ट ईयर ही मिल चुका था, तो इसके लिए हमको इसको अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इस साल एडवांस मिला है जो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे,
सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो आपको अगर 12th का याद है तो 12th का याद कर लो। 12th में हम सब्सक्रिप्शन में ऐड क्या करते थे, लेस क्या करते थे। बट इतना याद रखना है कि सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो ऐड करना है मतलब क्रेडिट पे लिखना है, लेस करना है मतलब डेबिट पे लिखना है। सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम, और इनकम का बेसिक रूल है क्रेडिट करने से इंक्रीज होगा, डेबिट करने से कम होगा, डेबिट करने से डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हमको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर से इंक्रीज करना है, लास्ट ईयर का एडवांस जो करंट ईयर का इनकम है लेकिन लास्ट ईयर ही मिल चुका था उससे भी इंक्रीज करना है, तो ये दोनों क्रेडिट साइड पे। और उसी तरह से एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिला फॉर नेक्स्ट ईयर वो लेस करना है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर ही मिल चुका, सॉरी लास्ट ईयर का इनकम है लेकिन वो इस साल मिला हमको, तो इसके लिए हमको उसको लेस करना है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट साइड पे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो अभी हमारे पास जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में भी देख लो, आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट बना हुआ है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, ड्यूरिंग 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन बाय कैश ऑब्लिक बैंक, देखो यहाँ पे दिया हुआ है बाय कैश 42,000। उसके बाद इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2019, तो पिछले साल का कितना इंक्लूड है उसके अंदर 1600। तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट के अंदर, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा, और इसको हमको कहाँ ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसको हमको कहाँ लिखना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट लेके जाना है हमको। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में किधर से लेके जाएंगे, डेबिट साइड पे, क्योंकि क्योंकि ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है, दिस इज लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर का बैलेंस है 1600, तो इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट लेंगे तो बाय सब्सक्रिप्शन 1600, और ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट साइड पे, दिस इज अ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आगे क्या दिया देखो, 600 फॉर 2021, दिस इज नोन एज एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में मिला है, तो क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड पे टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर में मिला नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है 600, और ये डेबिट तो एडवांस सब्सक्रिप्शन क्रेडिट 600। ठीक है, और इसका बैलेंस कैरी डाउन निकल जाएगा, ये चला जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ठीक है, उसके बाद आगे क्या दिया है देखो, ऑल्सो 3000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2020, 3000 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 3000। ठीक है, ये डेबिट तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, देख लो यहाँ पे बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है करंट ईयर 3000। ठीक है, और जैसे ही ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हमने पूरे आइटम लिख दिए, कैश एंड बैंक लिख दिया हो, ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन, अब इसमें लास्ट ईयर आउट एडवांस सब्सक्रिप्शन हमको नहीं दिया हुआ है, लास्ट ईयर में जो एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए वो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 42,800, तो 6 के 6 आइटम्स आना ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, हो सकता है 5 आ जाए या तो 6 आ जाए या तो 4 आ जाए। ठीक है, जनरली दो आइटम तो पक्के रहेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये दो तो पक्का रहेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट के अंदर 3000 रुपए का बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। कभी भी इनकम अगर आना बाकी है तो असेट रहेगा, ठीक है, अगर एक्सपेंसेस देना बाकी है तो लाइबिलिटी साइड। तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसे। तो इन्होंने स्टेटमेंट फॉर्मेट भी बनाया हुआ है और बाद में अकाउंट फॉर्मेट भी बनाया हुआ है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है वो एक एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड मतलब सेम जैसा ऊपर इनकम का था वैसे ही अभी क्या करेंगे, हम एक्सपेंसेस का एक बनाएंगे। मान लो एक्सपेंसेस अकाउंट, किसी भी एक्सपेंसेस को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, तो ये एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो एक्सपेंसेस जनरली हम पे करते हैं तो टू कैश ऑब्लिक बैंक, ठीक है, टू कैश ऑब्लिक बैंक, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा रिसीट एंड पेमेंट से, पेमेंट साइड से। तो रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड पे लिखा हुआ रहेगा, एक्सपेंसेस कितना पे किया हुआ है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें पिछले साल का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, सब मिला के यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा वो यहाँ लिख देंगे, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर, एंट्री क्या होंगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, देखो एक्सपेंसेस डेबिट करने से इंक्रीज होते हैं, क्रेडिट करने से डिक्रीज, तो ये बेसिक है। तो अभी मुझे बोलो आउटस्टैंडिंग सब एक्सपेंसेस मतलब करंट ईयर में कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं।
तो एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर, वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसी तरह से अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है लेकिन पेमेंट करंट ईयर में हुआ तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस को लास्ट ईयर ही एक्सपेंस ट्रीट कर दिया था, खाली इस साल पेमेंट हुआ तो इस कैश ऑब्लिक बैंक में उसका भी पेमेंट मिला हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे। उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर करंट ईयर में प्रीपेड एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में से माइनस होना चाहिए, तो बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नेक्स्ट ईयर, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट पेड इन करंट ईयर, तो उस एक्सपेंस में से क्या करना है, लेस कर देना है। ठीक है, लेस करना मतलब क्रेडिट पे लिखना है। और अगर प्रीपेड एक्सपेंस लास्ट ईयर थे लेकिन वो है करंट ईयर का एक्सपेंस, तो एंट्री करेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस लास्ट ईयर, तो ये लास्ट ईयर का है, ये करंट ईयर का है, इसको नेक्स्ट ईयर की जगह पे करंट ईयर भी लिख सकते हो। ठीक है, वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स है, मैक्सिमम एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन के हिसाब से बैलेंसिंग फिगर कुछ भी पूछ सकता है हमको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर निकालने बोल सकता है, कभी कभी कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए बोल सकता है, या कभी कभी और कोई आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड वगैरह कुछ बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, एक्सपेंस अकाउंट के अंदर ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक रूल क्या है, एक्सपेंसेस डेबिट करने से क्या होगा, इंक्रीज होंगे, और क्रेडिट करने से डेबिट, एक डेबिट करने से इंक्रीज, क्रेडिट करने से डिक्रीज। ठीक है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, एडवांस पेड, सॉरी क्या बोलेंगे, प्रीपेड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर लेस, प्रीपेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर ऐड, एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर पेड इन करंट ईयर लेस। ठीक है, तो ऐसे 4 एडजस्टमेंट मैक्सिमम पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है सैलरी से रिलेटेड, और यहाँ पे उन्होंने चारों भी एडजस्टमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, मतलब सैलरी से रिलेटेड पिछले साल का कितना था, इस साल का कितना है वगैरह सब दिया हुआ है। सपोज सैलरी पेड ड्यूरिंग द 2020 इज 23,000, तो नीचे देखो सैलरी पेड की एंट्री होंगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 23,000 कैश ऑब्लिक बैंक। ठीक है, उसके बाद में द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, सैलरी अनपेड ऑन 31st March 2019 1400, सैलरी अनपेड ऑन 31st March 2019 दैट इज लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का अनपेड सैलरी, तो इसको हमने पेमेंट करंट ईयर में किया होगा, तो लेकिन वो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है तो लेस करना है, तो सैलरी के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400, दिस इज लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर से रिलेटेड है ये। उसके बाद में प्रीपेड 31st March 2019, प्रीपेड मतलब जो लास्ट ईयर में प्रीपेड था लेकिन है करंट ईयर का एक्सपेंस, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड पे लिख देंगे सैलरी अकाउंट के, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड पे टू प्रीपेड सैलरी 400, दिस इज लास्ट ईयर प्रीपेड फॉर करंट ईयर। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करेंगे अनपेड ऑन 31st March 2020 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड पे टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 1800, और उसी तरह से प्रीपेड 2020 फॉर नेक्स्ट ईयर 600, तो सैलरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय सैलरी प्रीपेड 600, बाय सैलरी प्रीपेड 600, तो ऑटोमेटिकली बाय ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना 23,200, दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरी एंड ऑल्सो शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट बनाया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट भी बनाया हुआ है, सीधा सीधा उसके सेकंड इफेक्ट देने हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट के अंदर, और प्रीपेड सैलरी भी बनाया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा ऑलवेज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, और टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है इट इज अ लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी अकाउंट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ये लास्ट ईयर का है आउटस्टैंडिंग, तो ये भी क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस, और ये नेक्स्ट ईयर का है बाय टू बैलेंस कैरी डाउन, जिसको हम नेक्स्ट ईयर में जाके क्या करेंगे, 1 अप्रैल को ब्रॉट डाउन करेंगे 1800। ठीक है, उसी तरह से प्रीपेड सैलरी की बात करेंगे, तो प्रीपेड सैलरी इज एन असेट, असेट है मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 400, लास्ट ईयर का जो प्रीपेड था करंट ईयर का एक्सपेंस वो, और करंट ईयर में जो प्रीपेड है फॉर नेक्स्ट ईयर वो हम ना बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, जिसको नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 है उसको आप हर अमाउंट को
यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा है, क्रेडिट पे क्यों लिखा जा रहा है, डेबिट पे क्यों लिखा जा रहा है, वो एकदम अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि पूरा का पूरा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो ये दो पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन पे डिपेंड है। आपको भी पता है, अगर आपको इनकम अकाउंट अच्छे से समझ में आ गया और एक्सपेंस अकाउंट, फिर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में बस नाम चेंज करते जाएगा, कभी रेंट बोलेगा, कभी एडवर्टाइजमेंट बोलेगा, कभी कुछ और बोलेगा, कभी सब्सक्रिप्शन, कभी, मतलब खाली आइटम्स चेंज हो जाएंगे लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट यही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में बैलेंस शीट का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में द एक्सेस ऑफ टोटल असेट और टोटल आउटसाइड लायबिलिटी इज नोन एज कैपिटल फंड। इन बैलेंस शीट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द टर्म यूज्ड इज कैपिटल फंड। ठीक है, इसको एक और नाम है जनरल फंड भी बोलते हैं, याद रखना, जनरल फंड या ऑर्डिनरी फंड। जनरल फंड, ऑर्डिनरी फंड या कैपिटल फंड का मतलब एक ही है, सभी का मीनिंग सेम है। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे डोनेशन का कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, डोनेशन का। तो डोनेशन भी जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो स्पेसिफिक डोनेशन और एक जनरल डोनेशन। अगर जनरल डोनेशन है तो उसको हम क्या करेंगे, जनरल डोनेशन है तो उसको इनकम ट्रीट कर लेंगे, और अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, द टर्म फंड, मतलब हम जब फंड यूज करते हैं जैसा बिल्डिंग फंड या प्राइज फंड या स्कॉलरशिप फंड, तो ऐसे अगर जब हम फंड बोलते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, फंड का मतलब क्या होता है। द टर्म फंड इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू द अमाउंट कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस व्हेन दीज आर इन्वेस्टेड, फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप फंड, प्राइज फंड। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द अमाउंट इज कलेक्टेड and are not invested in security or assets distinguishable from those belonging to institution, the word account is more appropriate, that is building account, tournament account, etc. बच्चों इनका क्या बोलना है, ये जो पॉइंट है इसमें क्या बोला हुआ है कि आप जब बिल्डिंग फंड बोलते हो तो ये जो अमाउंट है ये बिजनेस के अंदर नहीं होना चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आइडियल नहीं होना चाहिए। इसको आपने क्या करना चाहिए, ये तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी पे आ जाएगा, तो इसका बैलेंस शीट में असेट साइड पे आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट कर दो, वो पैसा निकालो वहां से, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के कैश एंड बैंक में से वो पैसा निकाल के क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है उसको। जब तुम फंड बोलते हो तो उसका पैसा आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए, वो पैसा आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दो, नॉन रिस्की सिक्योरिटीज जिसमें रिस्क कुछ भी नहीं है, वैसे सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे स्कॉलरशिप फंड, प्राइज फंड, जब ये फंड वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब ये पैसा तुमको तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखना है, इसको इन्वेस्टमेंट करना है, और वो भी लेस रिस्की वाले इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलेंगे तो वहां पे प्रेफरेबल रहेगा। और अगर मान लो ये पैसा आप अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में रखते हो, आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपके वो पैसा रखते हो, तो फिर आप फंड वर्ड यूज मत करो, फिर उसको क्या करो, सिंपली अकाउंट यूज करो, जैसे रिजर्व अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, टूर्नामेंट अकाउंट। तो लाइबिलिटी साइड पे आप सिर्फ अकाउंट लिखना है, ना कि फंड यूज नहीं करना है उसके लिए वर्ड। ठीक है, उसके बाद आगे एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस का मीनिंग दिया हुआ है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट्स आएंगे तो क्या क्या एंट्री होने वाली है, जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री होती है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट, दिस इज करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। उसके बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है, लास्ट ईयर से रिलेटेड, एंड दिस इज नेक्स्ट ईयर, दैट इज रिसीव्ड इन करंट ईयर, रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो करंट ईयर बोल के भी लिख सकता मैं, करंट ईयर एडवांस। ठीक है, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के उन्होंने पोस्टिंग करके दिया हुआ है। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबर, रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप is a capital receipt and it as it is non recurring nature, नॉन रिकरिंग नेचर का है। ठीक है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस कभी भी क्वेश्चन में अगर आ गया तो अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, इट इज अ कैपिटल रिसीट एंड डायरेक्टली कैपिटल फंड में उसको ऐड करना है, इट इज डायरेक्टली एडेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। तो इसको डायरेक्टली क्या करो, कैपिटल फंड या जनरल फंड में ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट अदर कॉन्सेप्ट्स, अदर कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे अदर कॉन्सेप्ट्स में देखो क्या क्या दिया हुआ है, अदर कॉन्सेप्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज दिए हुए, जैसे डोनेशन, डोनेशन इट इज अ गिफ्ट इन कैश और काइंड फ्रॉम सम पर्सन, इट मे बी टू टाइप्स, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक donations are shown on the balance sheet liability side and general donations are credited to income and expenditure account. Entrance fees, it may also
be known as admission fees. Entrance fees should be capitalized and added to capital fund for all. If the question gives specific treatment of entrance fees, then it should be followed accordingly. ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला है तो आप नोट लिख के क्या करो, एंट्रेंस फीस को पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर लो। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोलता है 50% कैपिटलाइज करो या फिर पूरा का पूरा इनकम ट्रीट कर लो, तो फिर क्वेश्चन को फॉलो करना है हमको। नेक्स्ट वर्ड इज लीगसी। जनरली रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट साइड पे आता है लीगसी बोल के। इट इज एन अमाउंट रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल ऑफ द पर्सन after the death of the person. It should be capitalized and shown on the liability side of the balance sheet by adding to the capital fund. ठीक है, उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस ऑलरेडी ऊपर हो चुका था, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, ऑलवेज कैपिटलाइज करना है उसको। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली बोलता है कि लाइफ मेंबरशिप फीस का 30% इनकम ट्रीट कर लो, तो उस केस में क्वेश्चन को फॉलो करो। देखो कभी भी याद रखना, कंसेप्ट हम जो पढ़े हैं वो तो फॉलो करना ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट बोलता है, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट, तो क्वेश्चन को फॉलो करना है हमको। ठीक है, इफ द क्वेश्चन गिव्स एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप देन इट शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये तो बेसिक रूल रहेगा कि इफ क्वेश्चन गिव्स कि ये आइटम को यहाँ लिखना है तो आपको वहीं लिखना है, फिर उसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एंडोमेंट फंड और डोनेशन। It is a donation received and only income from that donation is to be used for certain specific purposes. In such cases, income relating to specific special fund should be added to this fund on the liability side of the balance sheet. All the expenses should be deducted from that fund on the liability side of the balance sheet. तो स्पेसिफिक फंड की इनकम स्पेसिफिक फंड में ऐड करना है और स्पेसिफिक फंड के एक्सपेंसेस स्पेसिफिक फंड में से माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंस ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स। अगर क्वेश्चन में रिसिट साइड पे कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल सेल करने के कुछ पैसे आए हुए हैं ऐसा बोला हुआ है, तो हमको क्या करना है, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे ले लेना है उसको। ठीक है, इट द अमाउंट ऑन सच सेल इज शोन एज एन इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके बाद सेल ऑफ फिक्स असेट्स। The sale of old fixed assets are treated as capital receipts. The profit or loss on sale of fixed assets is shown on the income and expenditure account. तो अगर हमने बुक वैल्यू 2000 का फर्नीचर है और उसको हमने 1500 में बेचा है, तो ये 1500 इनकम नहीं ट्रीट करना है, इसको क्या करना है, 2000 में से लेस करना है तुमको। ठीक है, वैसे तो फर्नीचर पूरा का पूरा 2000 लेस हो जाएगा और 1500 उसके अमाउंट आ चुके हैं, तो 500 हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पे लॉस लिखाना है, लॉस लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद में honorarium. It is paid to someone for receiving any services from person who are not the employee of the not for profit organization. तो अगर हम किसी नॉन मेंबर को बुलाते हैं सर्विस देने के लिए, किसमें, हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको जो पेमेंट देंगे ना उसको बोला जाता है होनोरेरियम। ठीक है, मतलब अगर कुछ सर्विस ऐसे है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब हमारे एनटीसी में नहीं होता है, नॉन फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रहा है, लेकिन हमको वो सर्विस की जरूरत है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, किसी को बाहर वाले को बुलाएंगे और वो बाहर वाला जो भी पर्सन होगा उसको जो भी पेमेंट दिया जाएगा ना उसको बोला जाता है होनोरेरियम। ठीक है, उसके बाद में बैलेंस शीट यहाँ पे नोट दिया हुआ है। देखो मैंने जो बोला था ना पहले कि the illustrations explained in this chapter comprise of clubs not registered under Companies Act 2013. Therefore, income and expenditure account balance sheet are not prepared as per the Schedule 3 of Companies Act. मतलब इन्होंने क्या किया, जितने भी illustrations दिए हुए हैं वो नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऐसा अज्यूम करके पूरा क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं। द इलस्ट्रेशंस एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर कंप्राइज ऑफ क्लब्स नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे जितने भी इलस्ट्रेशंस हम देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जितने भी दिए हुए हैं वो पूरे के पूरे नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है, तो उसके लिए हमको शेड्यूल 3 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 4 सिंपल है, जिसमें तुमको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो एक बार वो सॉल्व कर लेना। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5 स्पेशल फंड से रिलेटेड है। स्पेशल फंड, तो ये मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है इसमें। स्पेशल फंड इन बैलेंस शीट, मान लो अगर कोई स्पेशल फंड बैलेंस शीट में आता है तो फिर उसको कैसे ट्रीटमेंट देंगे, उसका क्या क्या करना है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस and match fund in an appropriate financial statement of the club for the year ended 31st March 2020. तो match expenses paid during the year ended 31st March 2020 1,10,000. Match fund as on 1/4/2019 30,000. Donation for match fund received during the year 55,000 and proceed from the sale of match tickets during the year 20,000. तो अब देखो
तुम्हारे पास ओपनिंग फंड है 30,000 का, कितने का है 30,000, ठीक है। उसके बाद आपको डोनेशन ड्यूरिंग द ईयर में कितना मिला 55,000, 55,000 का डोनेशन मिला। तो बैलेंस शीट में हमको ये कहाँ लिखना है, लायबिलिटी साइड पे। ओपनिंग ओपनिंग मैच फंड 30,000, एड डोनेशन फॉर मैच फंड 55,000 ड्यूरिंग द ईयर, प्लस प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स, क्योंकि ये मैचेस से रिलेटेड ही है, तो इसको हम क्या करेंगे 20,000 को इसमें ही ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना हो गया 30 प्लस 55, 85, 105, 1,05,000। और इसमें से हम क्या करेंगे एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं 1,10,000 1,05,000 में से लेस करूंगा तो निगेटिव अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1,05,000 ही लेस करूंगा, आउटर में डैश आ जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी साइड पे हम निगेटिव फिगर शो नहीं करेंगे। और ये जो 5,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ है इसको पी एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, एक्सपेंडिचर साइड पे, ठीक है। अगर स्पेसिफिक फंड के एक्सपेंसेस स्पेसिफिक फंड से ज्यादा हो जाते हैं, स्पेसिफिक फंड के एक्सपेंसेस स्पेसिफिक फंड से ज्यादा हो जाते हैं, तो स्पेसिफिक फंड को वैल्यू को जीरो कर दो, और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हुए हैं उसको कहां लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड पे। तो देखो यहाँ पे नीचे प्रेजेंटेशन है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 एक्सट्रैक्ट। तो मैचिंग मैच फंड 30,000, डोनेशन फॉर मैच फंड 55,000, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स 20,000, लेस मैच एक्सपेंसेस 1,05,000। तो यहाँ पे नीचे नोट दिया हुआ है, सिंस द एक्सपेंसेस इंकर्ड आर मोर देन द मैच फंड अवेलेबल 1,05,000, we are limiting the expense to 1,05,000, the remaining expense 5,000 will be debited to income and expenditure account, ठीक है। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर स्टूडेंट को ये पता नहीं रहा तो वो एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा तो वो कुछ ना कुछ और उल्टा सीधा कर देगा, ठीक है। तो मुझे ये बोलना है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को और फाइनल अकाउंट्स को, ये दोनों भी चैप्टर को, आपको एक भी इलस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हर एक इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में नो डाउट आपको इसी इलस्ट्रेशन में से क्वेश्चन आएगा। हाँ, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का या 15, 16 या 18 ऐसे कुछ मार्क्स का, तो उस केस में हो सकता है मॉड्यूल के बाहर का क्वेश्चन दे दे, तो वहां पे आपको आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आपका बेसिक्स, जर्नल एंट्री, लेजर, वो सभी का नॉलेज आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा। क्योंकि फाइनल अकाउंट्स के अंदर और नॉन ट्रेडिंग के अंदर जनरली बड़े क्वेश्चंस में वो रेक्टिफिकेशन के लिए भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स देते हैं, मतलब ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो हमको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ लेजर्स बनाने के लिए एडजस्टमेंट्स ज्यादा दे देंगे, 8-9 एडजस्टमेंट दे देंगे, तो उस केस में हमको अकाउंट्स वगैरह, नंबर ऑफ अकाउंट्स जो है वर्किंग नोट ज्यादा बनाने पड़ेंगे। तो अगर मार्क्स ज्यादा का क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन का लेंथ भी बड़ा रहेगा। बट अभी क्योंकि ट्रेंड इस तरह से चल रहा है कि इंस्टीट्यूट जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ के हर चैप्टर को कवर कर रही है, तो हम अज्यूम करेंगे कि हमारे भी एग्जाम में छोटा ही क्वेश्चन आएगा जो इस टाइप का, ऐसा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ या सैलरी अकाउंट बनाओ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से भी इंस्टीट्यूट को समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। तो वो हिसाब से हमको छोटे इलस्ट्रेशंस को एकदम परफेक्ट बनाना है, छोटे इलस्ट्रेशन जितने भी है उसको एकदम परफेक्ट बना लो, बड़े इलस्ट्रेशन खाली वन टाइम सॉल्व कर लो, उसमें कोई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट उसको टिक कर लो, एग्जाम के पहले वो देखना है, पूरा का पूरा सॉल्व करते नहीं बैठना एग्जाम के पहले, उसको अभी अच्छे से सॉल्व कर लो और इलस्ट्रेशन को उसके जो एडजस्टमेंट है इंपॉर्टेंट उसको टिक कर लो, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है अगेन प्योरली सब्सक्रिप्शन अकाउंट से रिलेटेड है, पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। पूरा इलस्ट्रेशन में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड दिया हुआ है, ठीक है। आपको खाली ईयर, कौन से ईयर का है, आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, क्या है, उसको प्रॉपरली अच्छे से रीड करो, और अगर वो आपको समझ में आ गया तो फिर आप आराम से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें इन्होंने 6 के 6 आइटम दिए हुए, देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर लास्ट ईयर से रिलेटेड, करंट ईयर से रिलेटेड, जो भी है एडवांस आउटस्टैंडिंग, सब 6 के 6 आइटम्स है, और एक पैराग्राफ फॉर्म में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 को भी आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 7 अगेन ओनली सब्सक्रिप्शन अकाउंट रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से ही रिलेटेड है पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें भी ईयर वगैरह देखो अच्छे से, अमाउंट मिला कितना है, कि कितना इनकम एक्सपेंडिचर में शो करना है, वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन में ट्विस्टिंग करेगा वो, बट कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर रहे कि कहाँ पे एडवांस लिखना है, कहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखना है, कहाँ पे लास्ट ईयर का लिखना है, कहाँ पे करंट ईयर का लिखना है, तो फिर आपको ये मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। एक बैलेंसिंग फिगर रहेगा इसमें, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन में एक चीज हमको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मिलेगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे निकालना है, फाइंड करना है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, तो ये पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, और इसके बेसिस पे हमको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो ये फुल फ्लेज फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, तो ऊपर यहाँ पे इलस्ट्रेशन 8 के सामने लिख दो फुल फ्लेज फाइनल अकाउंट, फुल फ्लेज फाइनल अकाउंट, फुल फ्लेज फाइनल अकाउंट
एनटीसी। तो एक ही बार इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, उसके बाद इंपॉर्टेंट अगर कुछ एडजस्टमेंट आपको लगता है तो उसको टिक कर लो, बाद में वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो एग्जाम में हम अच्छे से उसको हैंडल कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 9, जो अगेन फुल फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये पहले वाले से। तो इसको लिखो बिग फाइनल अकाउंट क्वेश्चन ऑफ एनटीसी, बिग फाइनल अकाउंट क्वेश्चन ऑफ एनटीसी। ठीक है, इसको भी एक बार सॉल्व कर लो पूरा का पूरा, इसमें एडजस्टमेंट अच्छे खासे दिए हुए हैं, हिडन एडजस्टमेंट भी है यहाँ पे, हिडन एडजस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में नीचे बोलता है कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाओ, तो फिर वो हमारे आंसर का पार्ट रहेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता है, खाली इतना ही बोलता है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर, तो उस केस में लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट बनाएंगे हम, वो हमारा वर्किंग नोट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है क्लब क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लब क्लोजिंग बैलेंस शीट और क्लब बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई, ओपनिंग बैलेंस शीट, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो स्पेसिफिकली जब बोलेगा तो फिर हमारा वो आंसर का पार्ट रहेगा। देखो इसमें एडजस्टमेंट बहुत सारे हैं, तो इन्होंने एडजस्टमेंट सॉल्व करते हुए एक स्टेटमेंट ही बना दिया। नंबर ऑफ अकाउंट्स बनाने की जगह पे सैलरी अकाउंट, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर अकाउंट, सन्डे एक्सपेंस अकाउंट, उसमें उन्होंने क्या किया। तो आपको अगर ये अच्छे से समझ में आता है तो ये भी फॉलो कर सकते हो आप एग्जाम में, जिसमें 4 एट ए टाइम अकाउंट फाइनल हो गए। देखो यहाँ पे एडलेस करके बनाया हुआ है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ अकाउंट के अंदर डेबिट क्रेडिट करने की जगह उन्होंने अकाउंट की जगह पे इन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट बना दिया। तो अगर ये अच्छे से समझ में आता है तो आप ये भी एग्जाम में यूज कर सकते हो। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, ये क्वेश्चन के सामने क्या लिखो, फाइनल अकाउंट्स तो है लेकिन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है हमको। प्रिपेयर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो नॉर्मली रिसिट एंड पेमेंट दिया हुआ होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 10 के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और हमको एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, और उसके बेसिस पे हमको क्या बनाना है, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट, रिसिट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी हमको जो क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है और एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे हमको क्या बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो ये तो हमारा वर्किंग नोट रहेगा, समझ लो। क्वेश्चन में बोला है बट वर्किंग नोट के वैसा ही रहेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो ये भी इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट लिख के रख लो, बिकॉज जो हम नॉर्मली आंसर में बनाते हैं वो उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया सब कुछ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, और हमको जो क्वेश्चन में दिया होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वो हमारे क्वेश्चन आंसर में हमको पूछ रहा है रिसीट एंड पेमेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो जितने भी अकाउंट्स बनेंगे उसमें बैलेंस फिगर हमारे कैश ऑब्लिक बैंक आने वाले, बाय कैश ऑब्लिक बैंक, टू कैश ऑब्लिक बैंक, बाय कैश ऑब्लिक बैंक, टू कैश ऑब्लिक बैंक, जो भी रहेगा कैश ऑब्लिक बैंक लिखना है आपको। ठीक है, कैश ऑब्लिक बैंक क्यों लिखना है, बिकॉज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री। तो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक लिखेंगे। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हमको बहुत सारी थ्योरी दी हुई है। तो थ्योरी एज सच इतना कुछ रेलेवेंट नहीं है, बट इसका एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है जो लास्ट टाइम एग्जाम में आ चुका है, अभी रिसेंटली एग्जाम में भी आ गया है क्वेश्चन। उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को छोटा किया, एडजस्टमेंट्स कम कर दिए और ये सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा। बट ये जो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, ये बहुत बड़ा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, इलस्ट्रेशन बहुत बड़ा दिया हुआ है, एडजस्टमेंट भी है इसके नीचे बहुत सारे। तो ये तो अगर एग्जाम में एज इट इज आता है तो 20 मार्क्स के नीचे नहीं आएगा, 20 मार्क्स तो इसको रहेंगे रहेंगे। ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट चाहे तो इसी टाइप में आपको 10 मार्क्स के लिए कुछ एडजस्टमेंट कम करके क्वेश्चन भी पूछ सकती है, जैसा लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा था ऑलरेडी। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फाइनल अकाउंट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फुल फ्लेज। ठीक है, ये पूरा इलस्ट्रेशन अच्छे से करके रखो। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिकॉज ये इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। एक ही इलस्ट्रेशन दिया हुआ है मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल के अंदर पूरे एक ही इलस्ट्रेशन है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद में नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के ट्रू और फॉल्स का थोड़ा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसमें पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसमें देखो इंस्टीट्यूट ने भी 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के ट्रू और फॉल्स के 20 क्वेश्चंस है विद रीजन वाले। तो आपको क्या करना है, ये पूरे अच्छे से सॉल्व करने हैं, पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ के लेने हैं, और एग्जाम में पॉसिबली
2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में ये इनकम एक्सपेंडिचर पे, सॉरी, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर पहला वाला क्वेश्चन जो है फुल फ्लेज फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। फुल फाइनल अकाउंट, फुल फाइनल अकाउंट क्वेश्चन, ठीक है, बिग क्वेश्चन है ये एकदम। उसके बाद में नीचे उसके जो है वो बेसिक्स का क्वेश्चन है, बेसिक्स ऑफ एनटीसी, बेसिक्स ऑफ एनटीसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा था। सिमिलर वर्डिंग, सिमिलर एकदम सब कुछ सेम, और एग्जाम में पूछा था इसने। उसके बाद में नीचे जो है ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपको सभी चीजें बनानी है। रिसीट एंड पेमेंट भी बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। मतलब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दिया, उसके बेसिस में प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, सभी चीजें बनानी है। रिसीट एंड पेमेंट की भी इंफॉर्मेशन दे दिया। समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड्स सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 आर एज फॉलोज। तो ये जो है हमको रिसीट एंड पेमेंट नहीं दिया है, उसने रिसीट एंड पेमेंट की इंफॉर्मेशन दे दिया। और फिर नीचे क्या दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख के रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एग्जाम के पहले अच्छे से कर लो। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला, इसमें मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एग्जाम में छोटे क्वेश्चन आने के चांसेस 80% है। आपको बड़ा क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, बट अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप वैसे भी 80-90% मार्क्स को स्कोर कर लोगे, हर एक को स्कोर हो जाएगा 80-90%। अगर 100 आउट ऑफ 100 मतलब 100% मार्क्स चाहिए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में, तो उसके लिए आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है, आपका बैलेंस शीट टैली हो जाता है, प्रॉपर एकदम सही हो जाता है, तो फिर पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो मुझे ऐसे सजेशन देना है आपको कि आप बड़े क्वेश्चंस के लिए ज्यादा प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में वैसे भी आपको 80-90% अगर परफेक्टली आपके कंसेप्ट है तो आपको 100% में मिल जाएंगे। लेकिन इसके जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, वो क्वेश्चन आपके परफेक्ट होने चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चंस इसमें इन्होंने खाली सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, खाली सैलरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है, खाली रेंट अकाउंट, सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है, या सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है, तो वो जो क्वेश्चंस है तो उसको आप परफेक्टली बना लो, ताकि आपको एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस आने के बाद में आपको पूरे मार्क्स मिले उसके अंदर। ठीक है, थेरी एज सच कुछ इसमें अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। थेरी के अंदर ट्रू और फॉल्स पढ़ लो पूरे के पूरे, और वो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट के फीचर्स थे ऊपर स्टार्टिंग में, वो एक अच्छे से पढ़ लो बस। बाकी ऐसे थेरी एज सच इसमें इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, तो अभी अगर किसी को मॉड्यूल के कोई क्वेश्चन में कुछ पॉइंट अगर डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स आपका ओपन कर रहा हूँ। अगर ओल्ड मॉड्यूल है तो तुमने क्या करना है, साइट पे जाके लेटेस्ट मॉड्यूल डाउनलोड कर लो, चैप्टर वाइज पीडीएफ है वहां पे अवेलेबल। और ओल्ड मॉड्यूल न्यू मॉड्यूल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मॉड्यूल डाउनलोड करने नहीं आएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मॉड्यूल के कॉपीज आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। मॉड्यूल के चैप्टर वाइज कॉपी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपको सभी चैप्टर के मॉड्यूल कॉपी मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम है कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा तो आप उसमें देख सकते हो। हाँ, एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बनाना है क्या, और वर्किंग नोट बनाना है तो बहुत सारे बनाने पड़ेंगे क्या, ऐसा कुछ कंपलसरी है क्या। तो मान लो एक फुल फ्लेज फाइनल अकाउंट का एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एडजस्टमेंट्स में बहुत सारे आइटम्स पे एडजस्टमेंट है,
जैसे रेंट पे भी एडजस्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट पे है, सब्सक्रिप्शन पे है, डोनेशन, सभी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है। तो मैंने जब क्लास में आपको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न लिया था तो मैंने बोला था कि जितने एडजस्टमेंट्स होते हैं उनके सबके अकाउंट्स ओपन कर लो। अगर आप अकाउंट्स ओपन कर लोगे तो आपको क्या है, जब क्वेश्चन पढ़ते जाओगे तो आपको सिर्फ वो अकाउंट्स के अंदर जाके लिखते जाना है, और बाद में आखिरी में जब पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा आपको अकाउंट्स क्लोज करने हैं, बैलेंसिंग फिगर कुछ ना कुछ निकलेगा उसमें, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर या तो रिसीट एंड बाय कैश एंड बैंक या टू कैश एंड बैंक। तो और उसके बाद में आपको रेस्पेक्ट, मतलब थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन वो। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट को लगता है कि प्लस माइनस करके या फिर कम अकाउंट्स बना के भी वो क्वेश्चन को अच्छे से टैली कर सकता है, उसको कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन उसको कम अकाउंट्स थोड़े हार्ड जाते हैं या फिर ज्यादा अकाउंट्स बना के उसको डिफिकल्ट जाएगा, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि कितने अकाउंट्स बनाने चाहिए वगैरह, आपको आंसर निकालने आना चाहिए, किसी भी तरह से निकालो। तो अभी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर देखो, कुछ अभी जो मैंने एक अकाउंट एक इलस्ट्रेशन बताया था जिसमें उन्होंने राइट साइड में 4 कॉलम्स बना दिए थे एक्सपेंसेस के, या हाँ एक्सपेंसेस के चारों भी एडजस्टमेंट थे, तो चारों एक्सपेंसेस के 4 कॉलम बना दिए, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह ऐड या लेस जो भी करना था वो सब लिख दिया उन्होंने, और सामने सिर्फ अमाउंट लिखते गए, और उसका प्लस माइनस करके उन्होंने निकाला बैलेंसिंग फिगर। तो आपको जैसे सूटेबल है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ज्यादा बनाने पड़ेंगे, आंसर आना चाहिए अल्टीमेटली, सरप्लस या डेफिसिट करेक्ट आना चाहिए। अगर आपने ज्यादा अकाउंट्स बनाए और आपका आंसर टैली नहीं हुआ फाइनली आखिरी में, तो मुझे क्या बोलना है, आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। अगर आपने अकाउंट्स बना लिए बहुत सारे और बहुत सारे अकाउंट्स आपके राइट है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, आपको समझ में नहीं आया सरप्लस की सही है गलत है, या बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? बिकॉज वो सामने वाला चेक कर रहा है एक एक अकाउंट, तो आपके मैक्सिमम अकाउंट्स राइट है। ठीक है, तो आप कम अकाउंट बनाओगे तो उसको चेक करने के लिए क्या है, मेन आंसर है, मेन आंसर में आपके अगर अमाउंट्स करेक्ट दिखे उसको मैक्सिमम, तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर मेन आंसर में अमाउंट्स अगर बहुत सारे मिस्टेक्स है तो फिर वहां पे वो कम मार्क्स देगा। तो अकाउंट्स बनाना कितने बनाना ये सब आपका खुद का फ्रीडम है, कोई इसमें कोई ये नहीं है, नंबर ऑफ अकाउंट्स इतने बनाना ही पड़ते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप 10 अकाउंट की जगह पे आप 7 अकाउंट्स या 6 अकाउंट के अंदर ही आपका आंसर एकदम करेक्ट आप टैली कर सकते हो, तो फिर आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो 10 बनाने की जरूरत नहीं है, 4 अकाउंट आप अंदर ही कर रहे हो, मतलब आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनर में लिख के या बैलेंस शीट में इनर में लिख के आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, डेप्रिसिएशन एग्जाम्पल, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, उसका डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में से लेस करते हैं और इधर लिख देते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हो। यस, अगर किसी को करंट ईयर जो हम अपन सैलरी अकाउंट के अंदर या कोई सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लिखते हैं, तो करंट ईयर को CY लिखना है, लास्ट ईयर को LY लिखना है, तो उसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, आप वहां पे ब्रैकेट में जो लिखते हो वो शॉर्टकट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफेशनल एग्जाम में आपको अगर आपका आंसर राइट है तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए मार्क्स नहीं कट करेंगे। ठीक है, तो LY CY वो आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में LY CY लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ, अभी एक क्वेश्चन है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर एग्जाम में बनाने के लिए बोला है तो उसके साथ में प्रीपेड सब्सक्रिप्शन आउट सॉरी प्रीपेड नहीं, एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये भी साथ में बनाना जरूरी है क्या? तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट खाली बना के अगर आप पूरा आंसर करेक्ट करते हो तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर नेसेसरी बोला है अकाउंट्स, आपको सब्सक्रिप्शन के पूरे एडजस्टमेंट से रिलेटेड पूरे पॉइंट्स दे दिए और नीचे बोला नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाओ, तो फिर तीनों बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मार्किंग भी उसकी ज्यादा रहेगी। आप जो खाली सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो हो सकता है वो 4 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा, और सभी अकाउंट नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो फिर आपको हो सकता है 8 मार्क्स या 6 7 मार्क्स के भी लिए दे सकते हैं। तो मार्क्स के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। अल्टीमेटली आपका मेन अकाउंट जिस जो क्वेश्चन में पूछा है वो अगर राइट है और आपने उसके साथ वाले अकाउंट नहीं बना के भी आपने राइट आंसर किया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे उसके। NTC को टाइम कितना देना ये क्वेश्चन है, तो आई डोंट थिंक टाइम कितना देना वो अभी हम डिसाइड कर सकते हैं। सिंपल मीनिंग है, आप अगर
100 मार्क्स का आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपको 180 मिनट्स अलाउड है, तो 1.8 मिनट पर मार्क। तो अगर मान लो आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप 45 मिनट्स ले सकते हो, 45 मिनट्स 40 मिनट्स तक ले सकते हो, उससे भी मतलब जो भी है सीधा सीधा कैलकुलेशन है। अगर आपको जैसे ट्रू और फॉल्स के अंदर आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपको जितना टू टू मार्क्स का एक ट्रू और फॉल्स है, बट आपको उतना टाइम नहीं लगेगा ट्रू और फॉल्स के आंसर देने के लिए। तो कहीं कहीं पे टाइम सेव होता है, कहीं पे टाइम ज्यादा भी लग जाता है, बट आपको कंटिन्यू एग्जाम के अंदर जब एग्जाम लिखते हो तो आपको टाइम पे वॉच रखना है, कंटिन्यू कंटिन्यू टाइम देखते जाना है, कितना हुआ हमारा और कितना बाकी है और कितना टाइम बचा हुआ है, उसके हिसाब से स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो ऐसे टाइम कुछ डिसाइडेड नहीं है आपको, एकदम स्लो भी नहीं करना है, एकदम स्लो करोगे तो कहीं ना कहीं आखिरी में तुमको इम्पैक्ट होगा उसका। तो आपको एक्टिव रह के करना है, सॉल्व करते हो एकदम एक्टिव रहो, और ट्राई करो कि आंसर जो है फास्ट आ जाए, जो भी आंसर आपका निकाल रहे हो उसको एकदम फास्ट आंसर निकालने की कोशिश करो। और हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ मैटर नहीं करते। ठीक है, कितना भी खराब प्रेजेंटेशन है लेकिन आपका आंसर राइट है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क नहीं कटेगा आपका। तो प्रेजेंटेशन का यहाँ मार्क्स नहीं होता है प्रोफेशनल एग्जाम में। हाँ, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर। हाँ, तो इसमें मेडिसिन से रिलेटेड एक पॉइंट है कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन यहाँ पे ओपनिंग दिया हुआ है 10,000, क्लोजिंग है 15,000, और पेमेंट साइड पे देखो कितना दिया हुआ है। यहाँ पे मेडिसिन का पेमेंट कितना हुआ, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000। बाकी क्रेडिटर वगैरह कुछ है क्या, नहीं है। तो बहुत सिंपल है ये तो फिर। तो ओपनिंग मेडिसिन 10,000, ओपनिंग मेडिसिन 10,000, परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। तो परचेज ऑफ मेडिसिन निकाला हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पेमेंट देना बाकी है, इसका मतलब, एक मिनट। हाँ, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई, मतलब एक क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ओपनिंग है 9,000, ओपनिंग 9,000 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 9,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो टू बैलेंस कैरिड डाउन 13,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिटर है वो, मेडिसिन का पेमेंट देना है, वो क्रेडिटर है जिसका 13,000 क्लोजिंग बैलेंस है 13,000। और अभी तक कितना पेमेंट हुआ वो हमको यहाँ पे ऊपर दिखेगा, पेमेंट कितना हुआ अभी तक, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट हुआ 30,000। ठीक है, तो इससे हमको बैलेंसिंग फिगर क्या मिलेगा, परचेज ऑफ मेडिसिन, बाय परचेज ऑफ मेडिसिन, परचेज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये हो गया 43,000, और 43,000 माइनस 9,000 कितना आ गया, 34,000। तो ये हो गया हमारा परचेस। और अब ओपनिंग स्टॉक पता है हमको, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन पता है, ऐड परचेज ऑफ मेडिसिन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000, परचेजेस अभी निकाला हमने 34,000। ठीक है, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है 15,000, ये लेस करना है। तो 10 + 34, 44 माइनस 15, 29,000, दिस इज अ एक्सपेंसेस।
ठीक है, तो नीचे देखो आंसर में क्या दिया हुआ है। हाँ, सबसे पहले इसने क्या किया, परचेज ऑफ मेडिसिन के लिए कैलकुलेशन, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाया जिसको हमने क्रेडिटर अकाउंट बना के बनाया। क्रेडिटर्स अकाउंट हमने बनाया जिसमें ये जो पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई 30 डेबिट पे लिखा था मैंने, और 9,000 ओपनिंग है, देना है 9,000 रुपीज ओपनिंग, और क्लोजिंग है 13,000, क्लोजिंग है 13,000। तो बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारा 34,000। ठीक है, ये 34,000 आ गया बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद कंज्यूम, कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो 29,000 का एक्सपेंस, 29,000 एक्सपेंस आ जाएगा। तो देखो मेडिसिन कंज्यूम 29,000, और ये जो बैलेंस शीट है उसमें क्लोजिंग मेडिसिन का स्टॉक कितना था, 15,000 का, वो आ जाएगा असेट साइड पे। और क्रेडिटर को कितना पेमेंट तक करना था, 13,000 रुपए का क्लोजिंग। और बैलेंस शीट लास्ट ईयर की बनानी होंगी तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000 एंड अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई 9,000। टाइम मैनेजमेंट एनटीसी से रिलेटेड या फिर पूरे पेपर में, अकाउंट के पूरे पेपर की बात कर रहे हो? पूरे अकाउंट पेपर का टाइम मैनेजमेंट या फिर खाली नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के क्वेश्चन का टाइम मैनेजमेंट? हाँ, अगर पूरे पेपर का, हाँ पूरे पेपर का अगर टाइम मैनेजमेंट का बात कर रहे हो तो अ, अब ये तो कैसा है, पेपर के ऊपर डिपेंड है। अगर पेपर इजी लेवल का है तो आप आराम से भी 3 घंटे में पूरा पेपर आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। कभी कभी पेपर लेंदी हो जाता है, पेपर में बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स कम है हर एक को, तो उस केस में आपको स्पीड बढ़ानी पड़ती है। तो इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है, प्रोफेशनल एग्जाम में ये ऐसा होते ही रहता है। मतलब अभी 6 एग्जाम्स हो चुके हैं, तो एक या दो एग्जाम ऐसे भी हुए जिसमें जिसमें स्टूडेंट्स बहुत बार आके, होशियार होशियार बच्चे जो एकदम आउट ऑफ पेपर लिख सकते थे, उन्होंने आके बोला कि सर 10 मार्क का क्वेश्चन रह गया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रह गया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन रह गया। तो वो रीजन क्या है उसका, कि वो क्वेश्चन उन्होंने कहीं टाइम ज्यादा डाल दिया कहीं पे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो बाकी लोग थे उनके तो 20 मार्क्स 25 मार्क्स के पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हुए। मतलब पेपर रियल में लेंदी था, उनकी गलती नहीं है, उन्होंने एकदम स्पीड से ही किया लेकिन आखिर में टाइम बचा नहीं। या तो वो फॉर्मेटिंग की जो आदत होती है हमारे को उसमें टाइम लगा दिया होगा उन्होंने, तो वो एक रीजन हो सकता है। तो पेपर टू पेपर टाइमिंग डिफरेंस होता है, मतलब अभी तुम्हारे अटेम्प्ट में तुम्हारा पेपर किस लेवल का आएगा उसके ऊपर डिपेंड है। तो मेरा ये बोलना है कि वो जब पेपर आता है तब आपको पेपर, जब हम पेजेस पूरे देखते हैं और पेपर क्वेश्चंस ओवरऑल देखते हैं, ऐसे जज करते हैं जस्ट कि भाई क्वेश्चंस कैसे हैं, अपने को मॉड्यूल में देखे वैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं या फिर कुछ नए दिख रहे हैं हमको। तो ऐसे जस्ट पेपर पलटा है कि अपने को 2-3 मिनट में एक आइडिया आ जाती है कि अपने को पेपर लेंदी है, अपने को स्पीड से करना पड़ेगा, या हमको पेपर आराम से भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो पहला 1 आवर या 1.5 आवर्स जो रहेगा आपको, आप अपना नॉर्मल स्पीड से भी आप सॉल्व कर लो, और बाद में आपको समझ में आ गया कि ये पेपर तो लेंदी दिख रहा है, तो आपकी स्पीड बढ़ा के आपको क्या करना है, फिर पेपर अटेम्प्ट करने में जाना है पूरा। तो बैलेंस शीट वगैरह, ये जो टोटलिंग वगैरह होती है वो सब बाद में करना है। मतलब मान लो एक आधा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है या एडमिशन का क्वेश्चन है, आपने एडमिशन का पूरे एडजस्टमेंट्स पूरे सभी चीज बना दी, और आप सिर्फ अब टैली करना बाकी है, तो आप टैली वगैरह करते मत बैठो, आप उससे अच्छा है कि आप क्या करो, कोई नया क्वेश्चन आपका जो पेंडिंग रह गया है वो वाला सॉल्व कर लो, क्योंकि टैली को ज्यादा मार्क्स नहीं होते। अगर आप नया क्वेश्चन स्टार्ट करोगे और उसमें 50-60% 70% अटेम्प्ट कर दिया और टाइम खत्म हो गया, तो आपको उसमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा वो पेपर टू पेपर डिफर करता है। तो हो सकता है, ठीक है, मैं एग्जाम के पहले इसके ऊपर और एक तुमको लेक्चर लेके पूरा का पूरा समझा दूंगा कि क्या क्या चीजें तुमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी फिलहाल में उसके लिए सोचो मत पेपर का। अभी जो फिलहाल में अभी अपना पूरा सिलेबस कवर करने का देखना है अपने को, और छोटे छोटे जहाँ पे भी क्वेश्चन है वहाँ पे पूरे अच्छे से करने हैं, जितने भी चैप्टर्स में छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो सब अच्छे करना है हमको, वो ध्यान में रखो। पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स का जो रिवीजन है, तो वो अब अ, अगर 30 अप्रैल के बाद मान लो, अगर सभी फैकल्टी ने डिसाइड किया कि और
ये जो रिवीजन सेशन है या जो ये जो अपना मैराथन चालू है उसको हम एक्सटेंड करेंगे 5 दिन 7 दिन जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो फिर हम उसको वहां पे भी कवर कर लेंगे, क्योंकि मेरा अभी 5 डेज मेरे को अलाउड थे, 5 to 6 डेज, तो मेरे वो आज लास्ट डे है। तो कल से आपका इंग्लिश अपना बीसीआर जो है आपका मॉर्निंग में चालू होगा, इवनिंग में मेरे ख्याल से कुछ लॉ वगैरह चालू होगा, जो भी है। तो मेरे को यहाँ तक अलाउड था। तो अभी अपने दो पेंडिंग है चैप्टर, मुझे पता है, पार्टनरशिप अकाउंट्स और एक कंपनी अकाउंट्स, और दोनों भी चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है। तो वो भी लेंगे, हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन फिलहाल में अब 30 अप्रैल के बाद देखेंगे सिचुएशन, या फिर आपके 12th के एग्जाम होने के बाद जो गैप रहेगा उसमें हमको ये कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ हाँ, 1 मिनट, इलस्ट्रेशन नंबर 8। हाँ, यहाँ पे जो है ना, बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक दिया हुआ है, एज पर पासबुक। ठीक है, लेकिन हमको ये वाला पासबुक वाला बैलेंस नहीं चाहिए, हमको चाहिए बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से चाहिए। और ओपनिंग में भी इन्होंने बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक हमारे पास दिया हुआ है। तो ये भी हमको किसका चाहिए, कैश बुक का चाहिए, कैश बुक। ठीक है। और नीचे एडजस्टमेंट्स के अंदर एक ये एडजस्टमेंट है, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स 300 और 260। तो ये क्वेश्चन में ये अच्छा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये जो पासबुक का पॉइंट है और नीचे जो ये दिया हुआ चेक अनप्रेजेंटेड, तो इसका मैं एक आपको प्रॉपर वीडियो बना के शेयर करूंगा। सभी जन ने ये देख लेना है, बिकॉज ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। इसमें इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक, ये एक पॉइंट दिया हुआ है। तो अपना जो बीआरएस का कॉन्सेप्ट है वो तुमको यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करके इसका नीचे आंसर देना है। मतलब ये आप अगर आप देखो भी, देख के आंसर देख के भी अगर आप ऊपर के क्वेश्चन को पढ़ोगे तो भी आपको थोड़ा बहुत डाउट रहेगा कि इन्होंने क्या किया है, कि समझा नहीं मुझे। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, आपको देखो यहाँ पे कुछ दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट 260 -150। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है 300, और यहाँ पे जो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है। मुझे ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है, मुझे मालूम है। तो मैं क्या करूंगा, इसका आपको प्रॉपर जो भी मेन मेन एडजस्टमेंट है, पूरा का पूरा आंसर नहीं, खाली जो मेन मेन एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से बैलेंस शीट पे और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें ये जो भी पॉइंट मैं इलस्ट्रेशन 8 से रिलेटेड बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 8 का मैं पूरा का पूरा आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के शेयर करूंगा। तो कल तक आपको वीडियो मिलेगा।
Yes, if fund is revenue type, then only its expense and income are to be added to that fund. अगर कैपिटल रिलेट जैसा बिल्डिंग फंड मिला हुआ है, तो अगर हम बिल्डिंग के लिए एक्सपेंस करते हैं, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो वो बिल्डिंग फंड में से लेस नहीं करना है हमको। ठीक है, तो स्पेशल फंड के अंदर भी दो टाइप के फंड फंड होते हैं, एक रेवेन्यू रिलेटेड और एक कैपिटल रिलेटेड। तो रेवेन्यू रिलेटेड अगर होगा तो ही वो प्लस और माइनस होगा, जैसा प्राइस फंड इज अ रेवेन्यू रिलेटेड फंड, सब्सक्रिप्शन। हाँ, तो प्राइस फंड या फिर कुछ मैच फंड, जैसा अभी जो अभी इलस्ट्रेशन हम दिया था मैच फंड, दैट इज अ रेवेन्यू नेचर। तो अगर रेवेन्यू नेचर का स्पेसिफिक फंड है तो ही उसमें आपको एक्सपेंसेस लेस करना है और इनकम्स ऐड करने हैं उसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर असेट से रिलेटेड स्पेसिफिक फंड है तो वो तुम वहां पे ऐड नहीं करोगे, वो एक्सपेंसेस वहां से लेस नहीं करोगे। ठीक है, वो डायरेक्टली असेट साइड पे असेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद अभी स्टार्ट करेंगे हम फिर नेक्स्ट फाइनल अकाउंट्स। हाँ, जो पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है वो बैंक बैलेंस ही है। जो डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट जो दिया हुआ है ना, वो बैंक बैलेंस ही है। कैश इन हैंड तो अलग से दिया हुआ है ऊपर, कैश इन हैंड को उन्होंने अलग से दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे खाली उन्होंने क्लोजिंग में दिया हुआ है, लेकिन ये जो जनरली ये जो अभी एज पर पासबुक बोल के जो दिया हुआ है ना, वो करंट अकाउंट के लिए दिया हुआ है। मतलब ये बैंक, ये जो डिपॉजिट अकाउंट, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होते, मतलब इसमें कोई डेली तुम पैसे निकालना और पैसे डिपॉजिट करना वो नहीं कर सकते हो। दिस इज लाइक फिक्स डिपॉजिट। तो अभी हमारा जो ये लिंक है ना, वो करंट अकाउंट से लिंक है, कि एज पर पासबुक हमको करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया है, और नीचे भी दिया है बैलेंस एज पर पासबुक करंट अकाउंट का 150। तो ये जो बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है वो नहीं चाहिए। रिसीट एंड पेमेंट में क्या रिकॉर्ड होना चाहिए, हमारे पास क्या मेंटेन होता है, कैश बुक, तो कैश बुक के हिसाब से हमको चाहिए। तो इसमें हमको कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, नीचे जो एडजस्टमेंट दिया उसके हिसाब से, और कैश बुक का बैलेंस निकालना है, और वो बैलेंस शीट में लिखना है। मतलब ये जो अब बैलेंस, अभी जैसा ये रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ लिखते हैं हम, ओपनिंग वाले, ये पूरे लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आते हैं, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में। तो अब ये पासबुक वाला नहीं लिखेंगे हम, पासबुक वाला जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो नहीं लिखेंगे हम, हमारा जो कैश बुक का निकालेंगे वो वाला लिखेंगे हम। यस, रिसीट वाला जो बैलेंसेस है वो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आएंगे, पेमेंट वाले जो बैलेंसेस है वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में आएंगे। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, एक 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट्स।
फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। तो बच्चों ये जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी फाइनल अकाउंट्स है, ये क्योंकि हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है और 12th में भी पढ़ा हुआ है। 12th में भले ही पार्टनरशिप पढ़ा होगा, लेकिन पार्टनरशिप और सोल ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एडजस्टमेंट्स उसी टाइप के होते हैं। प्रिपरेशन, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सेम तरह से बनाते हैं। तो सिंपली हमने 11th में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, 12th में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, अब ये फाउंडेशन में भी फाइनल अकाउंट्स आ गया। तो ये चीजें इंस्टीट्यूट को भी पता है कि स्टूडेंट जो है फाइनल अकाउंट्स 11th में भी पढ़ता हुआ है, फाइनल में भी 12th में भी पढ़ता है। तो वो हिसाब से इंस्टीट्यूट जो है रेगुलर क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स का नहीं पूछती है। रेगुलर क्वेश्चन मतलब जिसमें सीधे सीधे एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं और ऊपर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और हमको फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछते हैं। अगर पूछेंगे तो फिर वो बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें एडजस्टमेंट के अंदर रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, वो सभी का वो यूज करते हुए वो क्या करेंगे, क्वेश्चन बना के पूछेंगे 20 मार्क्स के लिए। तो जनरली इसमें जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो जैसे हमको मॉड्यूल में दिए हुए हैं, कुछ इलेस्ट्रेशन ऐसे है जिसमें क्लोजिंग एंट्रीज पास करने के लिए बोला हुआ है, कुछ एग्जांपल्स ऐसे है जिसमें ओपनिंग एंट्रीज पास करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, मतलब एक अलग ही क्वेश्चन, अलग हट के क्वेश्चन। या सपोज कोई पर्टिकुलर बेसिक्स, मतलब जैसे आरडीडी बैड डेट से रिलेटेड बहुत सारे एडजस्टमेंट दे देगा और नीचे बोलेगा प्रिपेयर आरडीडी अकाउंट, बैड डेट अकाउंट, तो वो नीचे अकाउंट हमको बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल, ना कि रेगुलर जैसे जो मैक्सिमम स्टूडेंट आराम से सॉल्व कर सकते हैं वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते हुए हमको ऐसे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटिटी में फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम तीन चीजें बनाते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है इसको। और बैलेंस शीट को बोला जाता है पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है? पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, और ये दोनों को इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, पी एंड एल अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, एंड बैलेंस शीट शोज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज पोजीशन। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंटरप्राइज इज ऑब्टेन थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, दैट इज ट्रेडिंग पी एंड अकाउंट, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज कैन बी नोन थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ पोजीशन स्टेटमेंट, दैट इज नोन एज बैलेंस शीट। और यहाँ पे उन्होंने डिस्टिंक्शन बिटवीन भी दिया हुआ है, दो दोनों का डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट का। प्रॉफिट और लॉस इज डिस्क्लोज इन द इनकम स्टेटमेंट, इट एग्जिबिट्स असेट्स एंड लायबिलिटीज, इट शोज असेट्स एंड liabilities. Position statement shows the assets and liabilities. Income statement is subdivided into two parts, trading and P&L account. बैलेंस शीट के अंदर कोई पार्ट्स तो नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट वगैरह भी बनते हैं, जो सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप को कंपलसरी नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज होते हैं उनको कंपलसरी है। तो कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट साथ में बनाना पड़ता है, तो बैलेंस शीट के साथ वो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट डिस्क्लोज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। पोजीशन स्टेटमेंट डिस्क्लोज एसेट्स एंड लायबिलिटी पोजीशन एट एट एज ऑन पर्टिकुलर डेट, एट अ पर्टिकुलर डेट। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए जो पॉइंट्स है वो दिए हुए, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर: ओपनिंग इन्वेंट्री एंड परचेजेस आर रिटन ऑन द डेबिट साइड, सेल्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री आर एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, if there are any direct expenses then they should be written on the debit side of trading account, if the balance credit side is more, the difference is written on the debit side as gross profit, this amount will also be carried forward to the P&L account on a credit side. In case of gross loss, that is when the debit side of the trading account exceeds the credit side, the amount will be written on the credit side of trading account and transfer to debit of the P&L account. ठीक है, तो ये प्रोसीजर दिया हुआ है जो हमको अच्छे से पता है पहले से। हाँ, अब यहाँ पे जो है नया पॉइंट ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त हम जो एंट्रीज पास करते हैं वो क्या है, जर्नल एंट्रीज क्या है।
जैसे ओपनिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग के डेबिट पे लिखते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। एक्चुअली एंट्री पास करने के बाद ही वो ट्रेडिंग के डेबिट पे आता है। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री को ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। उसी तरह से परचेज रिटर्न अगर रहेंगे तो सबसे पहले तो परचेज रिटर्न को क्या करते हैं, परचेज में ट्रांसफर कर देते, तो एंट्री होती है परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखो परचेज अकाउंट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, ठीक है, और परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो परचेज रिटर्न को डेबिट करेंगे कैंसिल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, और परचेज को क्रेडिट करेंगे। तो परचेज रिटर्न टू परचेज करने के बाद क्या हो जाता है, हम जो परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर 11th में 12th में, वो यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री पास कर देते हैं। तो ये एंट्री की वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो नेट परचेज हो जाता, जो परचेज है ना वो नेट परचेज हो जाता। उसके बाद वो परचेज को हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, नेट परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, उसके बाद कैरिएज और फ्रेट इनवर्ड और फ्रेट एक्सपेंसेस एंट्री होंगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरिएज और फ्रेट इनवर्ड। तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट। वेजेस को ट्रांसफर करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ठीक है, वेजेस पेड टू वर्कर इन द गोडाउन और स्टोर्स शुड बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। इफ द वेजेस आर पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द फिक्स असेट इट शुड बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ दैट असेट। ठीक है, ऑलवेज वेजेस ट्रेडिंग में आते क्या, गलत। अगर असेट से रिलेटेड वेजेस पे किया हुआ है तो वो कहां पे आएगा, असेट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद सेल्स और सेल्स रिटर्न का भी सेम, जैसे ऊपर परचेज रिटर्न का देखा था हमने। सबसे पहले क्या करो, सेल्स रिटर्न को सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, सेल्स रिटर्न को सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू, सेल्स अकाउंट करने से डेबिट हो जाएगा टू सेल्स रिटर्न, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। और फिर दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो उन्होंने क्या किया, ये दोनों एंट्री को कंबाइन कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, टू सेल्स रिटर्न टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये जो दो एंट्री है उसको उन्होंने कंबाइन एंट्री करके बताई हुई है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अल्टरनेटिव क्लोजिंग इन्वेंट्री कैन बी एडजस्टेड विद परचेजेस। तो कभी कभी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर भी आता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, नॉर्मली अपने को इसकी हैबिट नहीं होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमको एडजस्टमेंट में देखने की आदत है, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ट्रायल बैलेंस में आ गया तो इसका मतलब परचेजेस जो है वो परचेजेस एडजस्टेड परचेज है, इसको एडजस्टेड परचेज बोलते हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो जैसे ये एंट्री पास कर देंगे तो उसके बाद क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री तुम्हारा अंदर आ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाएगा, और परचेज जो है वो कम हो जाएंगे। देखो कम होके परचेज यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट ना, मान लो पहले 2 लाख परचेज थे, 2 लाख रुपए परचेज, और क्लोजिंग स्टॉक का नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है 10,000। तो अब ये एंट्री करने के बाद क्या हो जाएगा, ये परचेज 1.9 लाख हो जाएंगे, 1.9 लाख हो जाएंगे, और 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाएगा, 10,000 क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ सकता है, याद रखना। लेकिन अगर आ गया इसका मतलब उसका सिंगल इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में असेट साइड, और परचेजेस ऑलरेडी एडजस्टेड है ऐसा समझेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने नीचे दिया हुआ है देखो, if the closing stock appear in the trial balance, the closing inventory is then not entered in trading account. It is shown only in the balance sheet. This is because it is already being adjusted to arrive at the cost of goods sold. Already जो परचेज है ना उसको हमने एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, to the list of finished goods, one should also add the goods lying with the agent sent to them on consignment basis and also the goods sent on approval to customers. तो जब हम बैलेंस शीट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं तो तुमको ये भी ध्यान में रखना है कि वो गुड्स हमारे पास जो पड़े हुए वो तो आने ही चाहिए, साथ में अगर कंसाइनी के पास कुछ गुड्स पड़े हुए वो भी तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक में आने चाहिए, और गुड्स अगर कस्टमर के पास अप्रूवल के लिए दिया हुआ है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे दिया हुआ है, तो वो भी तुम्हारे को तुम्हारे इन्वेंट्री में काउंट करना है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एंट्रीज बताई हुई है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे आइटम्स जो ट्रांसफर करते हैं, एंट्री क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री, टू परचेज, टू वेजेस, टू फ्रेट इनवर्ड, टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद क्रेडिट की एंट्री क्या होंगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो एंट्री होंगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, और अगर ग्रॉस लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखो ट्रेडिंग टू P&L और प्रॉफिट एंड लॉस टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री पास होती है। दिस इज फॉर ग्रॉस प्रॉफिट एंड दिस इज फॉर ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस की एंट्री। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है, इलस्ट्रेशन 1 उसमें ये अच्छा इलस्ट्रेशन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख के रखो।
अगर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया तो उसको सॉल्व कर लो, बिकॉज अच्छा इलस्ट्रेशन है, मतलब एग्जाम में पॉसिबल है क्वेश्चन ऐसा। बेसिक्स ऑफ फाइनल अकाउंट, मतलब हमको क्या किया उन्होंने, एक ट्रायल बैलेंस दे दिया जो प्रॉपर टैली हुआ है, और साथ में क्लोजिंग स्टॉक अंदर दे दिया, उसमें ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है। इसका मतलब ये जो परचेज है, ये जो परचेज है ये एडजस्टेड परचेज है। तो उसने आंसर में बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। तुमको दो चीजें निकालनी है इसके अंदर, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS इज इक्वल्स टू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर भी फाइंड करना है तुमको। तो वो इलस्ट्रेशन नंबर, कौन सा नंबर है? इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, उसको इंपॉर्टेंट लिख लो और अच्छे से समझ के ले लो उसको। हाँ, तो यहाँ पे एक नीचे हाईलाइट करके एक पॉइंट दिया हुआ है कि ये पॉइंट जो है वो, क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्यों लिखते हैं, उसका रीजन दिया हुआ है। Why we write the closing stock on trading account credit side? Student may note that in case closing stock is not mentioned in the trial balance, that it means opening stock and purchases appearing in the trial balance includes the value of unsold stock. मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस में नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस जो है उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक के भी गुड्स मिले हुए हैं। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्लूड है उसके अंदर। सिंस वी प्रिपेयर अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट, सच अनसोल्ड स्टॉक शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट, देयरफॉर डिडक्टेड। Therefore, in case of computing cost of goods sold, we will have to use COGS equals to opening stock purchases less closing stock less purchase return। ठीक है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम क्या करते हैं? देखो, हम जब माल परचेस करते हैं या तो हमारे पास पिछले साल का माल होगा या तो हम परचेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे लिख देंगे परचेजेस। अब इसमें से ही कुछ माल हम क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं, और कुछ माल हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखूंगा तो मैं, मेरा प्रॉफिट क्या कर रहा, गलत कैलकुलेट कर रहा। तो कुछ माल बिक गया तो बाकी का माल जो बच गया वो यहाँ पे तुमको लिखना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से लेस कर दो, एक तो ये ऑप्शन है, यहाँ से ये क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दो ये ओपनिंग स्टॉक परचेज में से, या दूसरा ऑप्शन ओपनिंग स्टॉक परचेज को वैसे ही रहने दो, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट पे लिखो। तो यहाँ पे वो रीजन दिया हुआ है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर हमको क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है। जो भी ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए है, उसको हमको क्या करना है? एंट्रीज पास करने, क्लोजिंग एंट्रीज जो यहाँ पे दिए हुए देखो। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री टू परचेज टू वेजेस टू कैरेज इनवर्ड। तो ये, और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की भी एंट्री, यहाँ पे इन्होंने दो एंट्री दी है। ग्रॉस प्रॉफिट, पहले ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट लिखा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफर किया। अल्टरनेटिवली अगर ऊपर हमने एंट्रीज देखे उसके हिसाब से जाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, डायरेक्ट एक एंट्री भी करता तो चलता था। तो ये दो एंट्री की जगह पे एक एंट्री भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट डायरेक्टली। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो कि एकदम सिंपल है। और फिर नीचे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स दिए हुए, जैसे ड्राइंग। तो नॉर्मली ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग को कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम? कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल में से लेस करते हैं ना, तो उसकी एंट्री बनती है। एंट्री क्या होती है? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। अब कैपिटल डेबिट क्यों? बिकॉज कैपिटल डेबिट करने से कम होता है और ड्राइंग क्रेडिट करने से कम होता है। ड्राइंग अकाउंट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो उसको क्रेडिट करने से कम हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, तो उसको कम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। इनकम टैक्स का क्या एंट्री होगा? इनकम टैक्स का सोल ट्रेडिंग के अंदर एंट्री होगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोपराइटर। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स, जिसको हम ड्राइंग भी बोल सकते हैं एक तरह से। इनकम टैक्स को ड्राइंग बोलते हैं तो इनडायरेक्टली कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। रिबेट की एंट्री, रिबेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट। लाइक डिस्काउंट, रिबेट मतलब डिस्काउंट की वजह से ही है। तो रिबेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, पहले कस्टमर को डिस्काउंट रिबेट देंगे, उसके बाद ईयर एंडिंग पे हम क्या करेंगे? वो रिबेट को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद बैड डेट का दिया हुआ है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू
कस्टमर्स, डेटर कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। लेकिन अगर आरडीडी अकाउंट मेंटेन है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इन केस प्रोविजन फॉर बैड डेट हैज ऑलरेडी बीन प्रीपेड देन बैड डेट शुड बी रिटर्न ऑफ इन दैट अकाउंट। बैड डेट को वहां राइट ऑफ करना है हमको। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, देखो बैड डेट जो है पी एंड एल अकाउंट में ही जाना चाहिए, लेकिन अगर आरडीडी अकाउंट मेंटेन किया हुआ है तो आरडीडी अकाउंट में जाएगा, पी एंड एल में नहीं जाएगा फिर, ठीक है। तो बैड डेट की जगह पी एंड एल में है, लेकिन इफ आरडीडी अकाउंट इज मेंटेन देन बैड डेट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, इट शुड बी ट्रांसफर टू आरडीडी अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बैड डेट रिकवरी की एंट्री तो ऑलवेज पी एंड एल अकाउंट, बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले बैड डेट रिकवर जब होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, ये एंट्री करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में ये क्या, बैड डेट रिकवरी को कहां ट्रांसफर करेंगे, पी एंड एल में, बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोजिंग एंट्रीज क्या होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। लॉसेस की भी यही एंट्री होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉसेस। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, बैड डेट रिकवर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम इनडायरेक्ट इनकम्स की एंट्री, ठीक है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अगर नेट लॉस होता है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। देखो हम एंट्री क्या करते हैं, पी एंड एल टू नेट प्रॉफिट, टू पी एंड एल टू नेट प्रॉफिट लिखते हैं हम, तो नेट प्रॉफिट नहीं लिखना है, टू कैपिटल लिख दो डायरेक्टली, क्योंकि पी एंड एल डेबिट तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो कैपिटल क्रेडिट होने से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, लॉस के लिए एंट्री है, सिंपल लॉजिक याद रखना है, कैपिटल डेबिट होने से कम होता है, तो कैपिटल डेबिट टू पी एंड एल लॉस, और पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल प्रॉफिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन नंबर 3, क्लोजिंग एंट्रीज फॉर पी एंड एल अकाउंट, क्लोजिंग एंट्रीज फॉर पी एंड एल अकाउंट मतलब हमको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पी एंड एल अकाउंट से रिलेटेड क्लोजिंग एंट्रीज पास करना है। तो उसने पी एंड एल अकाउंट बनाया, लेकिन नीचे हमको एंट्रीज भी दिए हुए हैं। जैसे देखो बड़ी एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग लॉसेस, एक्सपेंसेस लॉसेस पूरी एंट्री डेबिट कर, मतलब क्रेडिट कर दिया, पी एंड एल को डेबिट कर दिए। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड टू पी एंड एल अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर किया है, पी एंड एल अकाउंट में। उसके बाद नेट प्रॉफिट की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट नेट प्रॉफिट, उसके बाद नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे दो दो एंट्री है, नेट प्रॉफिट का यूज किया गया है, डायरेक्टली एक एंट्री भी कर सकते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स तो एक्सपेंसेस, अगर किसी भी टाइप के एक्सपेंसेस है, किसी भी टाइप के एक्सपेंसेस है आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री क्या होंगी, एप्रोप्रिएट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस एक्रूड और आउटस्टैंडिंग। अगर कोई भी एक्सपेंसेस हो, कोई भी रेंट या वेजेस या एडवर्टाइजमेंट, किसी भी टाइप का एक्सपेंसेस अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री क्या होंगी, एप्रोप्रिएट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग या एक्रूड एक्सपेंसेस। मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंसेस को डेबिट कर रहे हो, मतलब एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। हम क्या करते थे 11 12 में, एक्सपेंसेस में ऐड करते थे। और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, बिकॉज ये जो अकाउंट बना हुआ है अब नया अकाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देके उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग रेंट, और यहाँ पे रेंट के अंदर उन्होंने 14,000 ऐड करके 64,000 आउटर में लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली इनकम एक्रूड, अगर इनकम रिसीवेबल है तो एंट्री क्या होंगी, इंटरेस्ट और फीस रिसीव्ड एक्रूइंग, मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट या फीस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एप्रोप्रिएट इनकम अकाउंट, और फिर एप्रोप्रिएट इनकम को क्रेडिट करो, इनकम क्रेडिट करने से बढ़ता है, ठीक है। और अगर इनकम आना बाकी है तो ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो एंट्री समझ के लो, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट एंट्री क्या होंगी, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट नंबर 1 है, ये बहुत अच्छे से उन्होंने क्या किया, एक्रूअल कब यूज करना है, एक्रूअल वर्ड का मतलब क्या होता है और आउटस्टैंडिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है। हमको लगता है दोनों भी सेम ही है, दोनों कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली दोनों में डिफरेंस है। एक्रूअल कब यूज करना है, आउटस्टैंडिंग कब करना है। द टर्म एक्रूड सिग्निफाइज दैट एन अमाउंट हैज टू बी इंकर्ड, amount has been incurred as expenses or earned as income, the due date of payment of which falls next financial period.
If the due date of payment occurs in the current accounting period, the term used should be outstanding या accrued and due. अब इसका मीनिंग क्या है? मान लो हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है, और बैंक वालों को हमने लोन लेते थे क्लियरली बोला कि हम 3 मंथ्स में इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, एवरी 3 मंथ्स, ठीक है। अब ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर ईयर एंडिंग है, और हमने लोन लिया एक दिसंबर को, 1 दिसंबर को लोन लिया है। तो मुझे बताओ पहला इंस्टॉलमेंट जो हम पे करेंगे 3 मंथ्स का, वो कहाँ पे करेंगे? 1 दिसंबर से 3 मंथ्स के बाद, ठीक है। तो 31 दिसंबर को जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो 1 महीने का इंटरेस्ट तो लग चुका है, इंटरेस्ट तो लग चुका है 1 महीने का, लेकिन इसका पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। देखो 1 महीने का इंटरेस्ट तो चार्ज होगा एक्रूअल बेसिस के ऊपर, लेकिन इसका पेमेंट हमको कब देना है? दिसंबर का जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 मार्च को देना है। 1 मार्च को हमारा इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा नेक्स्ट ईयर में, तब हम पेमेंट करेंगे। तो इसको बोलते हैं एक्रूड। मतलब एक्रू तो हो चुका है लेकिन उसका पेमेंट हमको नेक्स्ट ईयर में करना है। और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? जिसका पेमेंट भी ड्यू हो गया लेकिन हमने ईयर एंडिंग पे पे नहीं किया, अब उसके ईयर एंडिंग के बाद पे करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे पेमेंट दे देना चाहिए ईयर के पहले ही, लेकिन हमने नहीं दिया, अब ईयर के बाद देने वाले। तो ऐसे केस में उसको हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद में कैरिंग फॉरवर्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री क्या होंगी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम में से माइनस करेंगे, तो इनकम को डेबिट करो, राइट। देखो यहाँ पे अप्रोप्रिएट इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम को डेबिट करो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट करो, बिकॉज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, तो एंट्री क्या है? इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। नाउ कैरी फॉरवर्ड ऑफ पेमेंट मेड इन एडवांस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ पेमेंट मेड इन एडवांस, दैट इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होंगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस प्रीपेड अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू अप्रोप्रिएट एक्सपेंस अकाउंट। देखो एक्सपेंसेस में से लेस करना है तो इसके लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन असेट तो इसके लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अप्रोप्रिएट एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस, सिंपल। उसके बाद इन्वेंट्रीज वगैरह, अगर कुछ मटेरियल हैंड में है जैसे स्टेशनरी इन हैंड, एडवर्टाइजमेंट मटेरियल इन हैंड, या कोई और चीज अपने स्टॉक में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में हमको क्या एंट्री करनी है? इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल अकाउंट डेबिट, ये बैलेंस शीट में जाएगा इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, ठीक है, टू अप्रोप्रिएट एक्सपेंस अकाउंट। तो मान लो स्टेशनरी का एक्सपेंसेस हमको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 1,000 रुपए स्टेशनरी का, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में 1,000 दिया हुआ है। नीचे एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है कि 300 की स्टेशनरी अभी भी स्टॉक में है। अब मुझे बताओ 1,000 रुपए की स्टेशनरी हमने खरीदी, हमको ट्रायल बैलेंस में डेबिट पे दिया हुआ है, उसमें से 300 का स्टॉक अभी भी है, इसका मतलब हमने यूज कितना किया स्टेशनरी का? 700 रुपए। तो हम पी एंड एल अकाउंट में 700 लिख देंगे और ये 300 रुपए को बैलेंस शीट में एसेट पे लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से बाकी के भी आइटम्स का एडजस्टमेंट हमको उसी तरह से करना है। ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, जिसको हम आरडीडी बोलते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो एक्चुअली प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, दैट इज आरडीडी। आरडीडी की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। और जब कभी भी फ्यूचर में बैड डेट होते हैं तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर करते हैं, बाद में क्या करते हैं? उसको बैड डेट को कहां ट्रांसफर कर देते हैं? आरडीडी अकाउंट में। तो एंट्री बनती है आरडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। देखो बैड डेट पीएनएल में नहीं जाएगा जब तुम आरडीडी मेंटेन करते हो, तो ये बैड डेट कैंसिल हो जाएंगे। जब तुमने प्रोविजन बनाया हुआ है तो बैड डेट को प्रोविजन से यूज करो। तो प्रोविजन यूज करना मतलब प्रोविजन को डेबिट करना। तुमने प्रोविजन क्रिएट किया था पहले, पहले प्रोविजन क्रिएट किया, और ये बैलेंस शीट में हम डेटर में से लेस करके शो करते हैं। और जब बाद में बैड डेट हो जाता है तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और बैड डेट को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? बैड डेट को कहां ट्रांसफर करेंगे? आरडीडी अकाउंट में। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, वो स्पेसिफिकली एडजस्टमेंट्स ऑफ बैड डेट एंड एडजस्टमेंट ऑफ आरडीडी एंड बैड डेट से रिलेटेड है, एडजस्टमेंट ऑफ आरडीडी और बैड डेट, ठीक है। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये आप सॉल्व कर लेना अच्छे से। इलस्ट्रेशन नंबर 4,
ठीक है बच्चों, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करेंगे और इसको कल कंटिन्यू करेंगे हम। तो कल कौन से टाइम पे रहेगा, मैं बाकी फैकल्टी से एक बार कांटेक्ट करके आपको टाइमिंग ग्रुप में शेयर करूंगा। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब जो भी फाइनल अकाउंट का बचा हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट का, तो वो हम एक 1 आवर और लगेगा हमको, तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर कंपनी फाइनल अकाउंट्स और जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है, तो उसको हम आगे 30 अप्रैल के बाद कोई पर्टिकुलर डे पे हम उसको भी करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए हम, अगर आपके कुछ डाउट्स है यहाँ तक जो भी है, तो वो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आप, जब हम लेंगे तब आप पूछ सकते हो। तो अभी इस लेक्चर को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो जो भी डाउट्स है आप क्या करो, लिख के रख लो और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछो। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स और अभी तक जो भी फाइनल अकाउंट्स का हमने पूछा है, और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का भी जो भी आपका डाउट होगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।